विजन आई का जो PT 365 है, विजन आई का PT 365, उसका अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 का एक कंपाइलेशन है। इसका आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, चूँकि ये मेरा रिवीजन का कोर्स है। कोर्स क्या है, मेरा खुद का रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं रहेगा। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आता है उस पर थोड़ा डिटेलिंग रहेगी, अदरवाइज़ नहीं रहेगी, मैं समझाऊंगा नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी यहाँ से देखिए हुआ क्या था। एक डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन में 42nd में सोशलिस्ट और सेक्युलर को ऐड किया गया था। तो इस केस में चैलेंज किया गया था कि भाई इसको हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या बकवास काम कर रहे हो, ये सब नहीं हटेगा। बाकी ऑब्जर्वेशन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें चेंज हो सकता है, आर्टिकल 368 में पावर है, खूब मजा दिया ये सब फलान का। कोर्ट ने दो और चीज़ें बताई कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सेक्युलरिज्म जो है, स्टेट जो है ना, वो किसी एक को सपोर्ट नहीं करेगा, बस सब कहानी में जानते हैं। 14, 15, 16, 25, 26, 29 ये इंस्टाइंड है जो सेक्युलरिज्म को बताता है। सोशलिज्म क्या है, इकोनॉमिक सोशल अपलिफ्टमेंट, वो सोशलिज्म हो गया। बिजनेस एंड ट्रेड जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में है ही। कुछ और देख ले प्रियम्बल को लेकर के। प्रियम्बल जो है वो 3 मेन केसेस से लिंक्ड है, जैसे है BKL। पहला है बेरूबारी यूनियन केस 1960, जिसमें बोला था कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस और LIC इंडिया KL वाला, इसमें बोला कि पार्ट भी है और अमेंड भी हो सकता है। SR बोमाई का एक केस था और केशवानंद भारती केस, इन दोनों में एक चीज़ बोला गया कि सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। RC पौद्योल था, उसमें बोला गया कि कुछ बोला गया बाद में जा। प्रियम्बल में पता नहीं तो क्या चेंजेस हुए हैं। 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। प्रियम्बल 40 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, 7 शेड्यूल का अमेंड किया गया, 14 नए आर्टिकल्स को जोड़े गए और 2 न्यू पार्ट्स को भी ऐड किया गया। कौन से 2 न्यू पार्ट थे, वो थे 4A फंडामेंटल ड्यूटी के लिए और 14A ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। प्रियम्बल में 3 अवार्ड को ऐड किया गया। 7 शेड्यूल में एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन चीज़ों को ऐड किया गया, पढ़ लेना। इमरजेंसी में बदलाव किया गया आर्टिकल 352 के तहत कि हम लोग देश के किसी एक छोटे हिस्से में भी लगा सकते हैं। नए नए DPS भी आए, जैसे 39 चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को लेकर, 39A फ्री लीगल एड, 43A वर्कर का मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन, 48A इन्वायरमेंट को लेकर, और 2 पार्ट तो मैंने बता चुका। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, संविधान दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। ये कब से शुरू किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 125th बर्थ एनिवर्सरी था उसमें 2015 में इंस्टीट्यूट किया, यहाँ से स्टार्ट किया कहानी। ये कौन है हम सब जानते हैं। इंडिया में क्या लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये प्रिंटेड और टाइप नहीं था, ये हाथ से लिखा गया था। किसने लिखा था, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। किसने लिखा था, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्णन वैद्य ने। किसने लिखा था, वसंत कृष्णन वैद्य ने। बाकी में उसको डिज़ाइन भी किया गया था ना किनारे किनारे, उसको शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया था, अंडर नंदलाल बोस, अंडर नंदलाल बोस, ठीक है। तो ये 3 नाम ध्यान रहे, प्रेम बिहारी नारायण राजादा इंग्लिश में, वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी, और नंदलाल बोस जो था ना वो डिज़ाइन मारे थे। इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स, आपको पता है इंडियन प्रॉपर्टी राइट की क्या कहानी रही है। पहले वो कैसे फंडामेंटल राइट का पार्ट था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 31 में। 25th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 31C को ऐड कर दिया गया। बाद में 44th हुआ और उसने कंप्लीट 300A में डाल दिया प्रॉपर्टी राइट्स को। मतलब अब फंडामेंटल राइट नहीं है, चेंज हो सकते हैं। वैसे अभी क्या हुआ कि 9 जजेस का एक बेंच बैठा था, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में लफड़ा चल रहा था, उसी को देखने के लिए बहुत सारे पुराने जजमेंट्स को भी बोला गया, उसको वो लिंक करके सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया। उसमें आमतौर पर मोटा मोटी ये कहना था, जो भी प्राइवेट आपको प्रॉपर्टी है वो आपको कम्युनिटी रिजर्व नहीं हो सकता है ऑटोमेटिकली, जब तक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। इसका मतलब क्या है, सीधे यहाँ ये डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन की बात की, जिसमें बताया गया कि सोसाइटी का वेलफेयर और प्रॉपर्टी के राइट्स, इसमें बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप किसी का प्रॉपर्टी लेते हो तो फेयर कंपनसेशन देना होगा, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑनर्स, देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या, पहला कि पब्लिक यूज़। भाई देखिए, आपको लेजिटिमेट नीड होना चाहिए और कोई अल्टरनेटिव्स आपके सामने नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको किसी का प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो। सर ये सरकार को कह रहा है। जस्ट कंपनसेशन मतलब कि आप जो कंपनसेशन का पैसा दे रहे हो वो मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब न्याय संगत होना चाहिए। दूसरा है कि ड्यू प्रोसेस भी होना चाहिए, कि भाई साहब आप पहले ऑनर्स को नोटिफाई करेंगे और ताकि उसके पास समय हो कि वो अपील वगैरह भी कर सके। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो दिया जाएगा सिर्फ वही करेगा, ऐसा कुछ है। बाकी केसेस को देखना नहीं है। एक और डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसमें क्या है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बात कर रहा है, जिसमें इंश्योर कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना। मतलब ये ओवरऑल आप जो भी कांड करो उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। इसमें स्टेट ट्रस्टी है, सिटीजन जो है बेनिफिशरी है।
प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो इलीगल डेमोलिशन हो रहा है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खेला खेला। आर्टिकल 142 इसका सबसे स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका यूज़ करते हुए उसने गाइडलाइन निकाला ताकि जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इलीगल डेमोलिशन हो रहा है उसको रोका जा सके। हालांकि इंक्रोचमेंट पे लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना है। पहला है प्रायर नोटिस। आप उस ऑनर को एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप प्रायर नोटिस देंगे, ठीक है। यदि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, मतलब इंक्रोचमेंट है, तो भी आपको जो उसमें रहते हैं रेसिडेंट्स उसको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, ठीक है। क्योंकि भाई सब जाहिर सी बात है, ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है। जो भी व्यक्ति तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब जो सरकारी एजेंसी, वो वीडियोग्राफी और ड्यू रिपोर्ट करें और म्यूनसिपल कमिश्नर को सबमिट कर दें। बाद में क्या कि और जो भी उसमें अथॉरिटी वहाँ होगी, वो जिसका घर तोड़ रहा है वो पर्सनल हियरिंग करेगा। मस्ट बी गिवन, देना ही पड़ेगा पर्सनल हियरिंग। मतलब अगर उस बातचीत डायरेक्ट करना चाहता है तो वो करेगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेगा कोई ऑफिशियल, तो उसका पर्सनल लाइबिलिटी में काउंट होगा। अच्छा, ये कंसर्न भी क्यों है तोड़फोड़ करना? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ, इन सभी के अगेंस्ट है, ठीक है। सिर्फ एक एक्यूजिशन के ऊपर आप नहीं तोड़ सकते हो किसी के घर को। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21, राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21, ये कहानी है। अगला ह्यूमैनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए, बहुत पहले 1967 में एस अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एएमयू जो है वो माइनॉरिटी एक मिनट, देखिए, एस अजीज बादशाह, ठीक है, उसके एक यूनियन ऑफ इंडिया के एक जजमेंट हुआ था 1967 में, मतलब बहुत पहले। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू जो है ना वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको बनाया गया था, ना ही वो एडमिनिस्ट्रेड मुस्लिम के लिए वो नहीं था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, ऐसा कुछ बता दिया। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने अब मुस्लिम लोगों को अपीज़ करने के लिए 1981 में एक अमेंडमेंट ला दिया उस पुराने 1920 वाले एक्ट में, और अमेंडमेंट ला करके उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसको चैलेंज किया गया, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तेल पानी लगा के बात बोला। क्या बोला? उसने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो माइनॉरिटी ही करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोला कि माइनॉरिटी का मतलब आप ये अगर कोई कानून से कोई अगर एक्ट से कुछ इंस्टीट्यूट बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी स्टेटस आप उसे छीन लोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कम्युनिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले माइनॉरिटी नहीं था वो आज माइनॉरिटी है, तो भी उसको प्रोटेक्शन इस आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत मिलेगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए इतना पागलपन क्यों है? क्योंकि देखिए उससे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर फेयर कंपटीशन का बात है वो मिलेगा। अगर किसी का गवर्नमेंट एक्वायर करता है प्रॉपर्टी और वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो आपको फेयर कंपटीशन मिलेगा, और ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हालांकि पिछले जब हमने एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन देखा था उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है ना वो फेयर कंपटीशन देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जबकि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है इनके लिए। दूसरा क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो उसको नहीं मानेगा, मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, इसीलिए इतना पागलपन है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता क्या है? 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत होता है। इसके लिए कमीशन भी बना दिया था स्टेटस देख रेख करने के लिए कि स्टेटस है कि नहीं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसके तहत स्टेटस बना दिया गया था। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सिविल कोर्ट का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी बताया था, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धि, पारसी और जैन है। हालांकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो था ना वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी माइनॉरिटी का डिफिनीशन नहीं है, ये चीज़ है। दूसरा है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि लाउड स्पीकर जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी रिलीजन बना था उस समय कोई भी लाउड स्पीकर या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब यहाँ पे एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक टेस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले 1954 में, श्री शिरूर मठ केस में इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। और इसका मतलब होता क्या है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब? जो ज़रूरी ना हो। इसके लिए 3 मेन एक्ट हैं, अगर कभी मेंस वगैरह में आया तो आप इसको यूज कर सकते हो। श्री आदि विश्वेश्वर कोर्ट 1997, इसमें कोर्ट ने बोला था कि टेम्पल है उसके कुछ रिलीजियस राइट होंगे, कुछ सेक्युलर राइट होंगे। क्या क्या होंगे आप समझ सकते हो। रिलीजियस राइट में क्या होता है? प्रसादी वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो सकता है। वो 2 हिस्सों में बांटा। शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया, बोला कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आचार्य जगदीशारानंद 2004 में एकदम बताया कि जो प्रैक्टिस होता है ना वो एसेंशियल पार्ट अगर होता है तो उसके एब्सेंस में अल्टर हो जाता है रिलीजन, तो वो चीज़ भी ध्यान देनी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट पर जो अत्याचार हो रहे हैं,
तो स्टैंडिंग कमेटी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में बोला कि बहुत सारे स्टेट है ना इसको सेफ करने में, सेफ गार्ड करने में फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट क्या है, आर्टिकल 366 में डिफाइन किया गया। इसको कैसे याद करेंगे, तो 36 बिरादरी में 6। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 341 जो है ना उसमें प्रेसिडेंट होता है ना वो शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई करते हैं किसी स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर बिहार में नोटिफाई करना है तो बिहार के गवर्नर से वो बातचीत करेंगे और कंसल्ट करने के बाद किसी एक कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो इस लिस्ट को लॉ से अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकता है इस लॉ से अपने एक्ट को। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को पहला बार कहाँ यूज़ किया था, 1935 वाले एक्ट में। अच्छा, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, पहले तो संविधान में बदलाव करेंगे, ये आर्टिकल डाल दिया इक्वलिटी वाला। फिर डीपीएससी में आर्टिकल 46 डाला, इसमें क्या था कि प्रमोट करेंगे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज। आर्टिकल 338 है एनसीबीसी, एनसीएससी। ठीक है, इसको लीगल रूप में भी कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसी का इसी को बाद में नाम चेंज करके प्रोटेक्शन सिविल एक्ट कर दिया, मतलब अनटचेबिलिटी को लेकर के जो ना वो एक्ट वगैरह। एक एट्रोसिटीज़ का भी एक्ट था, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1999। इसमें एट्रोसिटीज़ को डिफाइन किया गया, मतलब अत्याचार के कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं उसको डिफाइन किया गया। मैनुअल स्कैवेंजर को भी रोकने की बात किया गया, क्योंकि पता ही है 2013 का एक्ट है मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। इसी को फिर देखा गया कि एट्रोसिटीज़ तो हमने दिखा दिया शेड्यूल कास्ट का, लेकिन उसमें जो वोमेन है उसको तो हर तरीके से उसको सप्रेस मिलता है। शेड्यूल कास्ट खुद करते हैं अपने वोमेन को सप्रेस, और जो शेड्यूल कास्ट नहीं है वो तो करते ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके लिए 2015 में फिर से अमेंडमेंट करके सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन ऑफ SC/ST के नए क्राइम को भी ऐड कर दिया गया। यहाँ तक समझ गए पूरा। ठीक है, एट्रोसिटीज़ वाले सेक्शन को, इसमें बस सिंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 366 डिफाइन करता है, 341 प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। शेड्यूल कास्ट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, आगे बढ़ो। यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, यूएसए में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ट्रम्प जीत गया ना, मेन चीज़ यही है। तो इलेक्टोरल कॉलेज से जीता है। इलेक्टोरल कॉलेज यूएसए में कैसे होता है, यहाँ तो है कि सारे इलेक्टेड MP MLA बन जाते हैं। यूएसए में क्या है, यूएसए में 538 लोग करते हैं, जिसमें 100 सेनेट है। ठीक है, उसमें 435 कौन है, 435 है आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका छोटका लोकसभा समझ लो। ठीक है, और इसमें 3 जो है ना वो कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट से 3, ये सब मिला के 538 का इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है। 270 वोट जिसको मिलता है वो यूएसए का प्रेसिडेंट। मज़े मारो। गवर्निंग रूल क्या है, बाकी सबका अपना ऑन रूल है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम वगैरह जो भी है। प्रेसिडेंट का तो अपना एक एक्ट है जिससे वो गवर्न करता है। नॉमिनल प्रोसेस क्या होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है, पार्टी नॉमिनेट करता है इसको, तो प्रेसिडेंट को। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को 50 इलेक्टर 50 सेकेंडर करते हैं, मतलब 50-50, मतलब वनडे मैच प्रेसिडेंट के लिए, और 2020 कितने वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, जो विनर होता है सारा वोट ले जाता है। हमारे यहाँ होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एक एक वोट जो होता है ना वो काउंट होता है और इधर उधर मूव करता है, जैसे पता है ना 1 3 2 4 ऐसे करके हम अपना एक चॉइसेस देते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, वैसे करके। वोट काउंटिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग लार्जर वोट काउंटिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है, ये तो पेपर बैलेट का वगैरह का यूज करते हैं, पेपर बैलेट का हम लोग EVM का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन 4 साल, यहाँ 5 साल पे होता है। ये फिक्स्ड होता है क्योंकि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं खाली होने पे, यहाँ ऐसा नहीं होता है। रनिंग मेट मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन का भी साथ ही इलेक्शन होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग से होता है। बाकी एक पावर कंपेरिजन किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड USA का। जो बाइडेन हुआ क्या था कि अपने बेटे को फेडरल टैक्स वायलेशन से कर दिया। बस सीधा ध्यान रखना है कि USA में क्या है, फेडरल सेंटेंसेस पे ही, कानून पे ही बस वो अपना एक पावर यूज कर सकता है, स्टेट के क्राइम्स पे नहीं कर सकता है, बस इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 72 या आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है। ये देख लीजिए, मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसमें बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कुछ काम करेगा, बाकी वो तो खुला साड़ है प्रेसिडेंट USA वाला। जुडिशल रिव्यू लिमिटेड है, यहाँ जुडिशल रिव्यू हो सकता है। लिमिटेशन क्या है, देखिए पार्लियामेंट अगर किसी को इम्पीच कर दे, फॉर एग्जांपल जस्टिस वर्मा को अगर इम्पीच कर देता तो वहाँ प्रेसिडेंट जो था ना वो पार्डन पावर नहीं लगा सकता है, सेम हाल वहाँ पे भी। CGI के बारे में बात करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 91 CGI बन चुके हैं, 51 का नेता दे दो भाई साहब। 91 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 51 बोलते हैं सॉरी। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं। ये क्या होता है कि जो सबसे सीनियर होते हैं वो बन जाते हैं, हालांकि ये बीच में कन्वेंशन टूटा भी था 64 में, 73 में और 1977 में। अब जो रिकमेंडेशन है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को जाता है, और जो बाद में प्राइम मिनिस्टर को सेंड कर दिया था, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल के अपॉइंटमेंट करवा देते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है वो बताता है कि सब प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट होते हैं,
और वो 65 साल की उम्र तक काम करते हैं। कौन सा? आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ये ध्यान रखिएगा। सीजीआई का रोल क्या है? देखिए सीजीआई जो है वो सबका बाप नहीं बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का वो सभी एक जैसे हैं, उसमें से एक मुखिया है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सीजीआई इज हेड ऑफ जुडिशरी वगैरह वगैरह। मास्टर ऑफ रोस्टर, इसका मतलब क्या है? सीजीआई के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है ताकि वो बेंचेस बना सकते हैं, कॉलेजियम का हेड करते हैं, ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 146 के तहत। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट 124 की जब बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है और 217 में हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं तो फिर कॉलेजियम सिस्टम का यूज करते हैं। अब इस कॉलेजियम सिस्टम का जो इवोल्यूशन है वो हमारे 3 मेन केसेस से हुआ है। पहला केसेस था फर्स्ट जज केस या एसपी गुप्ता केस 1981 का। इसमें था कि भाई सब कंसेंट ही है, एग्जीक्यूटिव अपने मन से अपॉइंट कर सकता है। दूसरा जजेस केस 1993 में हुआ था, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एस्कारा के साथ हुआ था। उसमें क्या हुआ कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को आप डालेंगे। थर्ड जजेस केस था, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस को डालने का बात किया गया, 1998 की कहानी। जब ये हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट में क्या हो गया? सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट में क्या था? सीजीआई और 2 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस। सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, हाई कोर्ट के सीजीआई, सीजी हाई कोर्ट और +2 ये मिल करके हाई कोर्ट के जज को चुनते हैं। जजेस के इम्पीचमेंट के बाद वही इलाहाबाद जस्टिस वर्मा था ना, उसको हटाने की बात की गई थी, तो उसी को हुआ था। 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई हटा नहीं है आज तक। इम्पीचमेंट वर्ड संविधान में नहीं है। 124 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी होता है और रिमूवल भी इसी से हो जाता है। उसमें 217 से अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट जजेस का, 218 से रिमूवल होता है, ठीक है। हटाने के कारण प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी। प्रोसीजर क्या होता है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर मिलकर झंडे गाड़ेंगे कि भाई साहब हटाओ इसको। तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर एक्सेप्ट कर ले तो 3 मेंबर की कमेटी बन जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ जजेस का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट जरिस्ट, ये तीनों मिलकर के बैठ के बकचोदी करता है। उसमें जो भी मिलता है उसको फिर से स्पीकर या चेयरमैन जो भी होगा उसको वापस कर देते हैं रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पे बातचीत होती है लोकसभा या राज्यसभा में और फिर से वोटिंग होती है। वोटिंग में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लगभग समझ लो प्रेसिडेंट के जैसे 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। और साथ साथ टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी 50%, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है वो, उसमें 2/3 चाहिए होता है टोटल मेंबरशिप का, प्रेसिडेंट से थोड़ा सा अलग है। बाकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, ये फिर जब दोनों हाउसेस को एक्शन क्या होता है, जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, वो फाइनल अप्रूवल देता है और वो जज वो लात मार के निकाल दिया था। नेक्स्ट है एडहॉक जज। एडहॉक जज की हुआ मतलब टेम्प्रोरी जज। हुआ क्या कि इतना सारा क्लियर बैकलॉग हो गया हाई कोर्ट में, इतने सारे बैकलॉग हो गए हैं, तो क्या किया कि रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कैसे होता है? हाई कोर्ट में आर्टिकल 224A के तहत चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो पहले प्रेसिडेंट से बात करेंगे, भाई साहब किसी को रख लो, तो बोलेंगे ठीक है रख लो। तो ऐसे बात करके फिर वो जो रिटायर्ड जज है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आ जाइए, वो बोलेगा ठीक है आते हैं, तो हाई कोर्ट का जज टेम्प्रोरी रूप में बना दिया जाएगा। इसका एक 1998 में इसका एक अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर वगैरह लिख के हम लोग रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी होता है आर्टिकल 127 के तहत, लेकिन ये तब होता है जब कोरम नहीं मिलता है, तब हम लोग इसको लेते हैं। प्रिज्म रिफॉर्म की बात करें, प्रिज्म रिफॉर्म होता क्या है कि प्रिज्म रिफॉर्म जो है ना 2016 में रूल बना था, बाद में 2023 में करेक्शन एक्ट भी आया। उसमें देखा कि उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। होता क्या है कि जो कह देते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, तुम सफाई का काम करोगे, ज़बरदस्ती उसको सफाई करवाने लगता है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये सारा कहानी सिस्टम चलता है, ठीक है। और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कुछ और केसेस को ऐड करके उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस चीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। साथ में ये भी बोला कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो है उसको भाई उसका अलग से व्यवस्था करो उस साले का, क्योंकि 5 साल में बहुत बार वो जेल में आ चुका है, कुछ गड़बड़ है इस आदमी के साथ, ठीक है। वो भी चीज़ उसमें इंक्लूड किया गया। अच्छा, और क्या क्या इंक्लूड किया गया? वही एलोकेशन वगैरह मैनुअल्स के वेंजर काम है, वो बाइंडिंग इफेक्ट, ये जो एक्ट था उसका बाइंडिंग इफेक्ट प्रिजन के अंदर भी है। प्रिजन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ मॉडल एक्ट बना सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बना दिया था मॉडल एक्ट। प्रिजन के रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई थी, काम का है? बिल्कुल काम का नहीं, लेकिन फिर भी जान लो। कृष्णा अय्यर कमेटी, अमित रॉय कमेटी, सर अलेक्जेंडर कार्डेव कमेटी, मुल्ला कमेटी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मुल्ला कमेटी, क्योंकि ये नाम है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो उसमें पूछ सकता है। अगला क्या है? मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के बारे में कह रहा है, कुछ बात जान लो। पहला हमें जानना है पैरोल के बारे में। पैरोल क्या होता है? ये कोई पहला बात की राइट नहीं होता है। ये जैसे किसी की उसकी बेटी की शादी है, पत्नी बीमार है, तो कोई कंडीशनल रिलीज होता है, ठीक है। थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं सेंटेंस को और उसको बाहर भेज देते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं है, राइट नहीं है।
अब कोई आदमी बहुत खूब खून किया हो, मल्टीपल मर्डर, या फिर कोई टेररिस्ट टाइप का हो, उसको एलिजिबिलिटी वो नहीं है, उसको नहीं मिलेगा पैरोल। फरलो किस लिए होता है? फरलो होता है कोई आदमी बहुत लंबे समय के लिए उसको जेल कर दिया गया, 35 सालों के लिए, और वापस 35 साल बाद तो हम उसको फिर से समाज में डाल देंगे। अगर कोई आदमी 35 साल तक समाज से बाहर है तो फिर समाज में वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा, इसलिए उसको फरलो टाइप कुछ व्यवस्था किया जाता है कि भाई साहब तुम थोड़ा समाज भी देखते रहो। अच्छा, वोमेन और ट्रांसजेंडर इनमेट्स क्या होता है? इसके लिए भी बोला कि वोमेन और ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ अलग अलग व्यवस्था करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह को बेहतर करो। प्रिजनर्स राइट की बात है, कोई इलेक्शन लड़ सकता है, तो 2 साल या उससे अधिक का अगर कंप्लेन केस चल रहा है तो वो नहीं लड़ सकता। ये सेक्शन 8 क्लॉज 3 RPA 1951 में दिया हुआ है। अगर कोई आदमी बेल पे घूम रहा है तो भी नहीं लड़ सकता है। हाँ, वोट दे सकता है, देखिए कोई आदमी वोट नहीं दे सकता है, ये भी है सेक्शन 62 क्लॉज 5 RPA 1951, वोट नहीं दे सकता है। हालांकि जिसको सेंटेंस नहीं हुआ है या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है उसको वोट देने का अधिकार है इसी सेक्शन 62 क्लॉज 5 के तहत। बिजनेस राइट की अगर बात करें तो जुडिशियल ने भी कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर बात की है। पहले 1980 का एक जजमेंट था, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक जजमेंट था, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें बताया गया कि जो भी आदमी के हाथों वगैरह को चेन वन लगा के नहीं जेल में रखते थे, ये दोनों हाथ में सिक्कड़ लगा के, वो सब जरूरी नहीं है, कंपल्सिव नहीं है, ठीक है, मतलब ये सब कंपल्सिव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, ये केस के बारे में क्या था 1983 का। इसमें था कि जो वोमेन को कस्टडी में जो वायलेंस झेलना पड़ता है जेल वगैरह में, उसको थोड़ा रोकथाम किया जाए, समझ गया। उसके बाद है 1.9 पे आता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0। इसमें क्या था, ये कौन कर रहा है? NCRB, होम मिनिस्ट्री ने NCRB से बोला है कि 3 नया लॉ को ऐड कर दिया जाए। अब ये लाया कौन था? इस कॉन्सेप्ट को बनाया था सुप्रीम कोर्ट के कमेटी ने। ये पॉलिसी वगैरह देखते रहता है ये कमेटी, और इसकी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS, उस सबको एक साथ जोड़ दें डेटा इन्फॉर्मेशन को, ताकि सबको मज़ा आए, खूब मज़ा आए। और CCTNS में और जोड़ना है E-कोर्ट और E-प्रिजन के डेटाबेस को भी जोड़ दो, साथ साथ फॉरेंसिक लैब्स, फिंगरप्रिंट्स और प्रोसिक्यूशन को भी जोड़ दो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 1 डेटा 1 एंट्री। अब CCTNS क्या है? इसको 2009 में ही लॉन्च किया गया था, 100% उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चा पे। इम्प्लीमेंट कौन करता है? NCRB। 2 फेजेस में हो चुके हैं। कुछ और टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की गई। पहला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया गया, जो 8 सिटी में स्मार्ट पुलिसिंग लाएगी। दूसरा है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नाफिस। नाफिस क्या करता है? कोई भी आदमी पकड़ा है, उसका फिंगरप्रिंट देख लिया तो भाई मैच कर गया तो समझ लो कि यही है, मतलब आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि DNA एनालिसिस को थोड़ा मजबूत करना फॉरेंसिक में। कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन CIPA को लाना, ताकि पुलिस स्टेशन थोड़ा ऑटोमेटेड हो जाए, जल्दी काम करे। E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3। इस फेज 3 का पूरा कहानी कैसा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फेज 3 को E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट में, फेज 3 लॉन्च कर दिया। E-कोर्ट क्या है आपको पता है ना, सब कुछ को डिजिटलाइज करना है, ईज ऑफ जस्टिस करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस टाइप का कोर्ट बनाना है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऐड करना है, इम्प्लीमेंट करेंगे हाई कोर्ट में। फंड कौन देगा? फंड देगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। रिकमेंड कौन किया? वही कमेटी, ये जो कमेटी था ना, कहाँ गया ये वाला, यही रिकमेंड किया था। तो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो फंड देगा हाई कोर्ट को। कमेटी पॉलिसी प्लानिंग सब करता है, हमें पता है। कंपोनेंट ऑफ E-कोर्ट फेज 3, क्या क्या कंपोनेंट है एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। S3 वास प्लेटफॉर्म डेटा स्टोरेज के लिए, S3 वास प्लेटफॉर्म डेटा स्टोरेज के लिए। सेवा केंद्र किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देने के लिए सेवा केंद्र। जैसे कैसे हम लोग का CSP होता है बैंक वगैरह का, उसी तरह ये भी एक सेवा केंद्र बनाया गया। एक है क्लास सिस्टम, ये क्या है? ऑडियो विजुअल वगैरह को फैसिलिटेट करना। जैसे कोर्ट में कोई भी ड्रामा चल रहा है ना, प्रोसीडिंग, उसको ऑडियो विजुअल को स्ट्रीम करना, वो क्लास सिस्टम है। उसके बाद स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन, पता ही है सारे फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड में स्टोर करना। वर्चुअल कोर्ट मतलब एक रिमोट कोर्ट बना देना, कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? देखो तुम समझते हो 75 ईयर हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट को। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। जेनेसिस क्या है? ECA परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 25 जनवरी 1950 को। ECA क्या है ये सब तो हमें पता है, 25 जनवरी 1950 को ये बना था, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होता है, 2023 में एक्ट लाया गया, तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया था, उस पर बात कर लेंगे। ये लोकसभा, राज्यसभा, MLA या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखता है।
तो 3 आदमी मिलकर रहता ही है, एक ऊपर चीफ, नीचे 2 चमचा। ये पहले नहीं था, 1989 में आया था, 1990 में हटा दिया गया था, 1993 से परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, ये क्या कर सकता है, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है, कितना करता है हम सब जानते हैं। दूसरा है कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को देता है, पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन को देता है। जो भी आगे बढ़ो। 2023 के एक्ट में क्या बदलाव किया गया था, 1991 के एक्ट को हटा दिया गया था। इसमें पोस्ट को इक्विवेलेंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के हिसाब से, और ऐसे व्यक्ति जो कि इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो वही बनेगा। एक सर्च कमेटी बताया कि 3 लोग मिलकर सर्च करेंगे, एक तो मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस का, और 2 उसके मेंबर सेक्रेटरी रैंक के। ये तीनों मिलकर के 5 आदमी का लिस्ट तैयार करेंगे, वो सर्च कमेटी को दे देंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मतलब मोदी जी, अमित शाह और राहुल गांधी तीनों बैठ के बात विचार करके एओ को एक्सेप्ट कर लेगा। हो गया। टर्म्स क्या है, 6 साल या 65 का एज, 6 साल या 65 का एज। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाता है तो उनका जो कंबाइंड टेन्योर होगा वो 6 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सैलरी वगैरह क्या है, सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा मिलेगा। रिजिग्नेशन एंड रिमूवल क्या है, प्रेसिडेंट को लिख करके जा सकते हैं। बाकी चीफ अगर आपको हटाना होगा ज़बरदस्ती तो चीफ को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज का पद्धति आपको अपनाना पड़ेगा। चमचों को हटाने के लिए सिर्फ चीफ का रिकमेंडेशन चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन टू ईसी एंड ईसी, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसको बचाया जाता है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई काम किया हो तो। की इनिशिएटिव क्या होता है, पहला कि ईवीएम को लॉन्च किया था 1977 में, बहुत पहले, तो उसके बाद मॉडर्नाइज भी करते रहा। दूसरा 2009 में क्या किया, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये क्यों किया, ताकि वोटर्स को एजुकेट कर सके, अवेयरनेस फैला सके, लिटरेसी बढ़ा सके। उसके बाद है सीजिल ऐप 2018। ये क्या है, मतलब जैसे कोई आप देखो ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको कंप्लेंट डाल सकते हो चुनाव के टाइम में, उसके लिए ई सी विजिल ऐप 2018 में लॉन्च किया। एक और काम किया, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, ये एरर फ्री इलेक्टोरल रोल्स को क्रिएट करने के लिए किया। ईसीआई एक फाउंडिंग मेंबर भी है वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ का, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक वीवीपैट, जो हमने जैसे हमने वोट दे दिया तो एक कागज़ का टुकड़ा टूट कर गिरता है ना नीचे, देखोगे स्क्रीन पे, तो वो उसको बोलते हैं वीवीपैट। तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया 2013 में, ईवीएम पे लोगों को शक हो रहा था इसलिए। अगला कहानी है एनजीओ की। एनजीओ में साफ साफ इतना कहा गया कि अगर आप विदेश से पैसा लेते हो तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब FCRA 2010, इस एक्ट के तहत लाइसेंस आपको लेना होगा। ठीक है, लाइसेंस लेना होगा, और उसमें कोई भी अगर आप बदलाव करते हो, मेंबर में ऑफिस कौन देख रेख करता है, तो आपको वो रिपोर्ट करना होगा। इस चीज़ के ऊपर है। एनजीओ के बारे में देखे तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट से अलग होकर काम करता है। एनजीओ क्या एक एक्ट के तहत रजिस्टर होता है, नहीं। अगर एनजीओ सोसाइटी के रूप में भी हो सकता है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत उसको रजिस्टर किया जाएगा। वो ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है। अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो स्टेट अपने कानून से बनाएगा। अगर कंपनी बन रहा है, चैरिटेबल कंपनी, तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन एक्ट के तहत बनेगा, सेक्शन 8 के तहत बनेगा। एनजीओ का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, बिल्कुल है। 7th शेड्यूल में आपको कंकरेंट लिस्ट में आता है। 19 क्लॉज 1C में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर भी आप एनजीओ को बना सकते हैं। बाकी सारी कहानी आप देख चुके हो। गवर्नमेंट एनजीओ को प्रमोट करने के लिए क्या किया, पहले तो फंड लाया है। फंड कैसे लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड देता है ताकि वुमेन और चिल्ड्रन को वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं एनजीओ के थ्रू होता है। इसमें स्वाधार, उज्ज्वला जैसे बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोई स्कीम हो, कहीं अगर प्रेजेंटेशन देना हो, प्रोग्राम करना हो, उस सब चीज़ों में भी एनजीओ का काफ़ी रोल है। एनजीओ दर्पण भी एक यूनिक आईडी दिया जाएगा एनजीओ जो रजिस्टर्ड होंगे एनजीओ दर्पण पोर्टल में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेंस का मेनली टॉपिक है, बट ठीक है देख लेते हैं। गवर्नेंस एंड एआई के बारे में। इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक बनाया गया। ये डेटा बैंक का आमतौर पे काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है कि डेटा सेट वगैरह को रिसर्चर, स्टार्टअप, डेवलपर्स को एक डाइवर्स डेटा सेट को एआई लॉन्च के तहत किया सके। डेटा बैंक मतलब बना रहा है, समझ लो। नेशनल सिक्योरिटी में काम आएगा। कैसे, सेटेलाइट, ड्रोन, आईओटी डेटा, इसे को रियल टाइम का एनालिसिस करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी के लिए तैयार रहेगा। अब देखिए गवर्नेंस में इसका काम पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। एजुकेशन में पढ़ता ही आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी ने ये सब काम किया था, देख लेना। 31 मीटर डेटा को टैग किया था, बाकी ChatGPT में यूज़ करते ही हम। एग्रीकल्चर में एक नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, ये एआई का यूज करता है और वो क्रॉप इश्यूज़ को डिटेक्ट करता है। बाकी इंक्लूसिविटी जैसे होता है ना, देश कितना टुकड़ों में टूट रहा है, कोई मराठी बोलने के लिए कर रहा है, कोई तमिल, कोई तेलुगु,
हालांकि ये भाषणी प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें रीजनल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है गवर्नमेंट स्कीम में, तो बढ़िया चीज़ है। उससे जुड़ा हुआ एक और है, जुडिशरी में भी इंग्लिश लैंग्वेज है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, सुबह से लाया गया सिस्टम। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एआई बेस्ड ट्रांसलेशन करता जाएगा। डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो सकता है, डाटा हमारे पास सारा जमा है, उसको एनालिसिस करके एक पॉलिसी बना सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अर्बन सर्विसेज में भी यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, इसको लेकर। डिजास्टर मैनेजमेंट में राहत जो है ना, राहत, ये एक ऐप है जो नेचुरल डिजास्टर को प्रेडिक्ट करता है, जैसे फ्लड हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, इन सब चीज़ों में भी एआई का यूज भरपूर होता है। इंडिया ने एआई को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया, नीति आयोग ने एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, मतलब एनएसएआई, ठीक है, वो एक लाया है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। नीति आयोग के एआई फॉर ऑल करके स्ट्रेटजी भी आया है। इंडिया एआई प्रोग्राम क्या है, मीटी स्टार्ट कर रहा है। हमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट भी लिया है 2023 में। ग्लोबल पार्टनरशिप में भी इंडिया, जीपीआई जो है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, उसमें भी इंडिया बढ़ चढ़ कर है, ताकि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को समझ पाएँ। इसकी डेवलपमेंट में भी इंडिया है, एक प्रोग्राम भी चल रहा है बहुत सारे, उसमें से एक है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स, जिसमें एआई वगैरह का एजुकेशन दिया जाएगा टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इंडिया का चाहता है कि अपना खुद का एआई का सिस्टम बनाए। कब तक चैट जीपीटी, डीप सीक इसके भरोसे रहेंगे, तो उस पर कुछ काम धंधा कर रहा है कि हाँ हमारे पास ये क्वालिटी है, सब चीज़ें हैं। कोऑपरेटिव की बात करें तो 2025 जो है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है 2025। उसका एक थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और वर्ल्ड बेटर अभी है नहीं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये चाहता है कि कोऑपरेटिव जो है ना वो एक बेहतर वर्ल्ड बना सके। उसी तरह इंडिया में वो सभी गरीबी हैं तो उसको अमीरी चाहिए, तो इंडिया जब होस्ट किया था आईसीए को तो था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, क्योंकि इसके हिंदी में इंडिया का विजन है सहकार से समृद्धि। कोऑपरेटिव क्या होता है, वॉलंटरी ग्रुप है, इसका कॉमन नीड है और वो इकोनॉमिक गोल्स को शेयर करते हैं। एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूल में से अपने रिसोर्सेज, इनकम, सैलरी वगैरह जो भी है डालते जाएंगे और फिर उसका यूज करेंगे, जिसको उसको पैसा चाहिए होगा उसके थ्रू निकाल के। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस भी था, 1895 बना था, ईवी नील और एडवर्ड ने मिलकर बनाया था वर्कर कॉपरेशन को लेकर के। अच्छा, इन एक 7 प्रिंसिपल दिया कोऑपरेटिव्स में, जो पूरा दुनिया लगभग समझ लो इसी को मानता है। एक डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए, मेंबर का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कॉपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव होना चाहिए, कंसर्न फॉर कम्युनिटी और वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होना चाहिए। कोऑपरेटिव्स के बारे में और देखें, इंडिया का क्या हाल चाल है, तो इंडिया 1904 के ही एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ले आया था, मतलब बहुत पहले से हमें पता है। पूरी दुनिया का 27% कोऑपरेटिव इंडिया में है और 20% इंडियन उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जबकि ग्लोबली ये एवरेज 12% ही है। इंडिया में कुछ ही स्टेट जो है वो ज़्यादा हैं, रीजनल इम्बैलेंस तो है, कुछ ही स्टेट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 57% टोटल कोऑपरेटिव जो है ना वो है। जैसे महाराष्ट्र 25% इंडिया कोऑपरेटिव सिर्फ महाराष्ट्र में है, बाकी गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ये सब है। लेकिन आप देखिएगा इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये दोनों ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला 97 अमेंडमेंट एक्ट से मिला ही था। फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया, इसमें डीपीएस में 43B में पार्ट ये ऐड भी किया गया था। 243 ZH से लेकर ZT तक ये नया पार्ट भी ऐड कर दिया गया कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए। कैसे याद करेंगे, जेड तो आपको याद रहेगा 243 Z, H का मतलब हमारा, T का मतलब टाइम, हमारा टाइम आएगा। मल्टी स्टेट रहेगा तो यूनियन लिस्ट में, सिर्फ स्टेट में रहेगा तो स्टेट लिस्ट में। गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया है इसको मजबूत करने के लिए, एक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1963 में एक स्टेटरी बॉडी को बना दिया। बाद में 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने बना दिया, अमित शाह के अंदर है। एक सहकार से समृद्धि एक विजन भी है इंडिया का। ये तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया। लीगल सपोर्ट मिल रहा है, यस, बहुत सारे एक्ट वगैरह लाया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट वगैरह। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को बेहतर कर सके। पैक्स को लेके एक बाईलॉज भी लाया है, क्योंकि ये तो स्टेट सब्जेक्ट था इसलिए। इकोनॉमिक में कैसा कर रहा है, वो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बना रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें क्या करेगा, जितने भी पैक्स के गोडाउन है उन सबको इंटरलिंक कर देगा। एक है मार्गदर्शिका प्लान, ये क्या 2 लाख नए पैक्स डेयरी और फिशरीज बनाए जाएंगे। उसको कहता है वाइट रेवोल्यूशन 2.0 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वाइट रेवोल्यूशन क्या है, आपको पता है ना कि दूध को लेकर बनाया गया था, मिल्क को लेकर। तो 2.0 में क्या होगा, इसमें ओमेन को ऐड कर देगा, मतलब इसमें वोमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा ताकि वोमेन एम्पावरमेंट हो सके, वही कहानी। क्योंकि मिल्क के प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना है, 1000 लाख किलोग्राम करना है पर डे 2029 तक, पर दिन 1000 लाख किलोग्राम बने। टेक्नोलॉजी में भी हेल्प मिल ही रहा है बिल्कुल।
एक डेटाबेस बनाने की बात कर ही रहे हैं ये लोग, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, ये चीज़ें हैं। दूसरा कि कॉम्पिटिशन एमंग कोऑपरेटिव वाली कहानी को भी ये लोग मान रहे हैं। अच्छा आगे देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये टाइटल का कहना का आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। टाइटल क्या है, ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑपरेशन चैलेंजेस, ठीक है, सीधा इतना ही है। इंडिया में 3% लैंड एरिया है म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस का, जबकि जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन है। 74th अमेंडमेंट से इसको ये कर लिया गया था। हिस्ट्री क्या है, एंशियंट इंडिया में ऋग्वेद में सभा समिति विधाता हम लोग को मिलता ही है। संस्कृत के स्क्रिप्चर्स में पंचायतन मेंशन है, जिसमें 5 इंडिविजुअल मिलकर के कुछ कांड करते थे पंचायत जैसा। मुगल पीरियड में मुकद्दम और मंडल था, जिसमें बड़े बूढ़े लोग बैठ करके पक्षोदिया करते थे, हेरिडिटरी राइट्स था। चोल पीरियड में उत्तिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो कहता है कि विलेज सेल्फ गवर्नेंस किंग परांतक फर्स्ट के अंदर था, ठीक है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये पूछेगा तो नहीं, बट ठीक है, उत्तिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1687 में बनाया गया था मद्रास में, ताकि वो टैक्सेस ले सके। 1870 में लॉर्ड मायो ने एक रिजोल्यूशन दिया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के। 1882 में लॉर्ड रिपन ने रिजोल्यूशन दिया था, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ था, मद्रास में। दूसरा लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ था, और 1882 में लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन जो मैग्ना कार्टा ही था। लोकल गवर्नमेंट की पूरी कहानी अपना देखते रहेगा, 12 शेड्यूल में कैसे कैसे काम करता है, अर्बन प्लान, लैंड यूज वगैरह वगैरह, रेवेन्यू वगैरह का क्या एक्ट है वो अपना वो देखते रहेगा। अपना कहाँ से पैसे आते हैं, खुद का टैक्स से भी आता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स, नॉन टैक्स से भी आता है, जैसे कुछ चार्ज वगैरह ले लिया, लीज रेंट वगैरह से भी आता है। और क्या है, शेयर रेवेन्यू, मतलब कोई इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, ग्रांट भी आता है, फाइनेंस कमीशन वगैरह सब कुछ अगर डिवोल्यूशन करता है तो, या कोई प्रोग्राम का पैसा मिलता है तो कर्जा भी ले सकता है, ठीक है। लोन्स फ्रॉम, यहाँ देखिए, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक सीडीसी से लोन भी ले सकता है, ठीक है। एक और ध्यान रखिए, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये किस लिए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन को लेकर के, जिसमें क्या था कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव को लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड ये कब किया गया था, गुड गवर्नेंस डे के दिन इसको लॉन्च कर दिया। इसका मतलब आमतौर पर यही है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस को बढ़ाना, ठीक है, बस इतना ही काम है। और एक पार्ट भी है प्रशासन गांव की ओर कैंपेन, एक कैंपेन था प्रशासन गांव की ओर, उसका एक पार्ट भी है, एक काफ़ी ब्रॉडर कैंपेन था ये। टेली कम्युनिकेशन रूल 2024 आया है, जो पुराने एक्ट 2023 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 2024 में रूल बना दिया, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ रूल वगैरह को हटा करके, इसमें आमतौर पे क्या है कि यूनियन होम सेक्रेटरी को या ऑफिसर उसके बेलो नहीं होना चाहिए, एजेंसी को ऑथोराइज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर कौन देगा, जो उस एजेंसी का सबसे सीनियर आदमी होगा या उसका सेकंड सीनियर होगा वो देगा, उतना जाने काम नहीं है। हाँ, ये जाने का जो ऑर्डर देगा वो 60 दिनों तक ही वैलिड होगा, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 180 दिनों तक, इतना हमें पता होना चाहिए बस। अगला कि यूएस के कोर्ट में ये सब कहानी चल रही थी, किस लिए, नेट न्यूट्रलिटी के लिए। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है कि अगर आपने नेट पैक ले लिया, फॉर एग्जांपल 4 GB आपने नेट पैक ले लिया, आपके दोस्त ने 10 GB नेट पैक ले लिया, तो ऐसा नहीं कर सकता है कोई कि 4 GB वाला के लिए यूट्यूब नहीं चले, ठीक है, और इसके लिए यूट्यूब चले। मतलब आप नेटवर्क को सबके लिए इक्वल रखोगे, जितना उसके पास डेटा पैक है, जितना स्पीड है, उस पर वो सारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, जो सर्विस वाले जो फ्री पब्लिक वेबसाइट है वो सारे एक्सेस कर सकता है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। हालांकि 5G के आने के बाद ये चैलेंजेस काफ़ी अधिक बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि 5G में होता है नेटवर्क स्लाइसिंग। हो सकता है कि 5G गेमिंग के लिए एक अलग दे दे नेटवर्क, ताकि उसमें 20 ms की पिंग आ सके। यूट्यूब के लिए इतना पिंग इशू का ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी चाहिए तो आप उसको क्वालिटी वाली 40 ms में ही दे दे, ठीक है। अलग अलग सबका एक जोन बना दे, आप जो रिचार्ज करोगे आपको उस तरह की स्पीड उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। आप गेमिंग करना चाहते हो उसमें करोगे, यूट्यूब करोगे। ये चीज़ें 5G आने के बाद थोड़ी दिक्कत तो हुई है। अब ये भी है कि किसी चीज़ में बहुत लेटेंसी हाई चाहिए, जैसे कि कोई आप ई कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा व्हीकल जो इंटरनेट से चलता हो, उसमें क्या है कि अगर आप लेटेंसी लेट होगा, इंटरनेट अगर स्लो काम करेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए एक अलग बाईपास बना देना रोड। तो ज़रूरत भी है और इसके बीच में एक लड़ाई है कि ज़रूरत भी है और ये इलीगल भी है, सबको इक्वलिटी भी नहीं है इस चीज़ में। इंडिया में भी चीज़ चल रही है, ट्राई ने काफ़ी कोशिश किया इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए, बीच में एयरटेल ने कुछ ऐसा कांड किया था, फिर उसको हटा दिया गया था। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 था, पुराने वाले 1934 के एक्ट को हटा दिया, क्यों,
देखिए, ड्रोन तो था नहीं उस समय, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये तो था नहीं, तो ये तो अब आया है, इसीलिए नए एक्ट को लागू किया। हालांकि पिछले कुछ अथॉरिटीज़ थे जिसको अभी भी रहने दिया है, जैसे एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट उससे जुड़ा हुआ है। समझ गए। बाकी और क्या है इसमें, एक आप रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट ये भी आप देने का पावर दे दिया है, ठीक है, रेगुलेशन में। बाकी और कहानी इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना नहीं जानना है। हाँ, 1 करोड़ तक का फ़ाइन है, 2 साल वगैरह, ये तो ठीक है। बाकी और कुछ नहीं जानना, पेनाल्टी वगैरह के बारे में। देखिए, एविएशन गवर्नमेंट इंडिया क्या है, एविएशन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। पहले ये वो कौन, एक सिसोदिया, नहीं कुछ और थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो लड़का ऐसा नहीं है, राजकुमार, वो था पहले, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इसका काम क्या है कि पॉलिसी वगैरह सब बनाएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑपरेशन से कंपाइल करेगा वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हैं। पहला है DGCA, ये सेफ्टी इश्यूज़ को देखता है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS, ये सिविल फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को देखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एयरपोर्ट पे क्या क्या डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, ये सब चीज़ों को देखता है, मॉडर्नाइजेशन। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इन्वेस्टिगेशन करता है एयरक्राफ्टों का एक्सीडेंट्स का। उसके बाद एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब क्या टैरिफ लगेगा, क्या सर्विसेज के चार्जेस होंगे, ये सब ये देखता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये FDI पॉलिसी 100% FDI है ये एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह में, लेकिन ऑटोमेटेड रूट से 49% तक ही है। उसके आगे जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। हालांकि अगर NRI, कोई NRI व्यक्ति है जो इंडियन है, वो अगर FDI देना चाहता है ऑटोमेटेड रूट से, वो 100% दे सकता है। ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड अगर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसमें भी 100% FDI है। एविएशन सेक्टर में काफ़ी अधिक पॉलिसी भी इंडिया ने बनाया है, 2016 में एक पॉलिसी बनाया है, विजन 2040 लाया है, ठीक है। फिर स्कीम्स भी है, MRO स्कीम्स पे बात किया है, नव निर्माण टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया है, नव निर्माण। एक DG यात्रा है जिसमें बिना पेपर के कोई यात्रा कर सके, एयर सेवा है, ऑनलाइन कोई समस्या उस पर आप एयर सेवा में कंप्लेंट डाल सकें, GPS एडेड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन और सिविल एविएशन 2024 भी हुआ था, वो भी हमें देख लेंगे। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शॉर्ट पे, 17 हो चुका, शॉर्ट में हम जो चल रहे हैं। पहला है कि E-दाखिल पोर्टल क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने E-दाखिल पोर्टल लाया कि अगर आपको कोई कंप्लेंट डालना है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस वाला, डायरेक्ट डाल सको, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या, कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करना और टाइमली जस्टिस को डिलीवर करना। एक अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, और ये कर्मयोगी भारत लॉन्च्ड, ठीक है। ये दो मिल करके अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को डाल रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत। इसका आमतौर पर मतलब क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह देना। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 15 को ये अलाइन करता है, मतलब सभी को नहीं करता, ठीक है। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट भाड़ में जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में एक एल्डमैन ट्रस्ट बैरोमीटर को लाया गया। ये क्या है, 28 कंट्रीज़ को इसमें डाल दिया। अब बोला कि लोगों का ट्रस्ट किस किस पे है, तो चाइना और इंडोनेशिया के बाद इंडिया को 3rd पोजीशन दे दिया, हाई इनकम ग्रुप में 4th पोजीशन दे दिया। अगर बोला गया कि इंडिया में हेडक्वार्टर है तो दूसरे लोगों का कितना ट्रस्ट है इंडिया पे, उसमें इंडिया का रैंक 13वां है, मतलब विदेशी लोगों का। एक एंटिटी लॉकर आया, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लाया है नेशनल E-गवर्नेंस के अंतर्गत। ये करता क्या है, ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, शेयर करता है, स्टोरेज करता है, इतना ही काम है। ये इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे क्रिटिकल कंपोनेंट में काम आता है। अगला है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। रियल टाइम एक्सेस और वेरिफिकेशन, बहुत जल्दी इंस्टेंट हो जाएगा। कंटेंट बेस्ड मैकेनिज्म है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग को सिक्योर कर देगा। आधार ऑथेंटिकेटेड रोल है, 10 GB ऑफ इंक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज भी दे रहा है और लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर्स भी दे रहा है। इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, ये फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, आर्टिकल 363 के तहत बनता है। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था। इसमें PM, CM और 6 यूनियन मिनिस्टर होते हैं। CM अगर नहीं हो तो फिर उसके जगह एडमिनिस्ट्रेटर या उसके जो क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर, ये सब आ सकते हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, आमतौर पर समझ जाइए, सारा काम पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर खुद से नहीं कर सकता है, एक एक टेक्निकल चीज़ तो वो कोई अथॉरिटी को दे देता है कि फलाना अथॉरिटी जो है वो अपने हिसाब से जो उचित हो उसके हिसाब से वो बना सकता है कानून।
तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन उसी को बोलते हैं, मतलब पावर को सबऑर्डिनेट कर देना। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्टेट में क्या होता है, देखिए होता क्या है, ये आमतौर पर एमएलए ही होता है। मतलब कोई मंत्री है, उस मंत्री को बहुत बिजी है, उसको बहुत सारा काम है, मीटिंग है या कहीं उसको जाना पड़े, तो उस हर जगह तो जा नहीं सकता है। तो कुछ एमएलए का ग्रुप बना करके वो उसको एक अपना सेक्रेटरी बना लेता है। ठीक है, वो उसका काम वाम करता है, मिलना घूमना करता है, और उसको थोड़ा सा मिनिस्टर की तरह बहुत जगहों पर पैसे पावर एलिवेंसेस मिलते हैं। तो इनका क्या ज़रूरत है, आपके पास तो ब्यूरोक्रेसी भी है। ज़रूरत यह है कि जैसे कि कोई सीएम है, उसको जिताने में एमएलए सब बहुत हेल्प किया हो, लेकिन 15% मैक्सिमम लोग ही बन सकता है कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर। तो इनको मिनिस्टर ना बनाकर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का नाम दे करके बना देंगे ताकि सब खुश हो जाए। तो ये चीज़ तो बताया गया है। देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1A, ठीक है, इसमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह सबको ले करके 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये 91 अमेंडमेंट एक्ट में 164 क्लॉज सब क्लॉज है को ऐड किया गया था। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्या है, ये नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन ने ऑर्गेनाइज किया था और लोकसभा सेक्रेटरीट ने, ठीक है, लोकसभा सेक्रेटरीट और नेशनल कमीशन फॉर वोमेन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ है। इसका एम क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, अगर कोई वोमेन रिप्रेजेंटेटिव है और वो इलेक्शन जीत जाती है पंचायत का, तो उसको ऐसा कुछ ट्रेन वगैरह करना ताकि वो पार्लियामेंट वाला फील ले पाए या उसको फिर भविष्य में और आगे बढ़ पाए वगैरह। एडजर्नमेंट साइन क्या होता है आपको पता है कि इंडिफिनिट पीरियड तक इस पार्लियामेंट को रद्द कर देना। प्रिविलेज मोशन क्या है, किसी को बहुत प्रिविलेज मिल रहा है तो उसको एलिज करना, ये सब तो टिपिकल स्टैटिक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, अंडर आर्टिकल 115 115 आर्टिकल के अंतर्गत होता है। जब मनी जो होता है ना, किसी सर्विस के लिए पार्लियामेंट दिया लेकिन वो कम पड़ जाए या खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए यूज करता है। आर्टिकल 115 में और भी एडिशनल ग्रांट भी, एक्सेस ग्रांट भी है। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स क्या होता है, लोकसभा ने 9.08 आवर्स लगा के प्राइवेट मेंबर्स बिल्स दिए हैं, ये बता रहा है। बाकी और क्या है कि जो मिनिस्टर नहीं होता प्राइवेट मेंबर बिल होता है। इसके लिए फ्राइडे लोकसभा में फ्राइडे को 2.5 घंटे मिलता है और राज्यसभा में 2.5 घंटे मिलता है अल्टरनेट फ्राइडे को। पीरियड ऑफ नोटिस क्या होता है, एक मंथ होता है, नोटिस करने का 1 मंथ होता है। पहले आपको नोटिस करना होगा कि हम कुछ प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं। 14 प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक पास हुए हैं और कहा जाता है कि 1970 के बाद से आज तक कोई भी बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 267, जगदीश धनखड़ जी जो है ना वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसमें क्या होता है रूल 267 में कि आप कहता है कि आप सारे रूल्स पूरे दिन का जो एजेंडा है उसको रद्द करके कोई अर्जेंट मैटर पे बात करते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। राज्यसभा के चेयरपर्सन को हटाने के लिए जगदीप धनखड़ जी जो है वो हटाने के लिए एक मोशन चला। वो मोशन में क्या होता है क्या है कि 14 दिन का आपको नोटिस देना होगा और 67 भी आपको पता था ना, 20 लोग हो, 20 ऐसा कुछ नहीं, तो सॉरी वो इलेक्शन के लिए था। 14 दिन का नोटिस देना होगा और 67 बी के तहत है ऑफिस से हटा सकते हैं, मेजोरिटी सारे लोगों का मेजोरिटी हो जाए और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा का। प्रोविजन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट क्या होता है भाई साहब, कोर्ट से थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए एक बिल 2024 में लाया गया था। उसमें क्या है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए अलग से एक रास्ता बना दे कोर्ट वगैरह का, जल्दी जल्दी सब काम धंधा हो पाए। पहले भी हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है, हाई कोर्ट से मिल बात करके कमर्शियल कोर्ट से बनते रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है, देखिए कोई छोटा कोर्ट कोई अगर लेक्चर दे दिया, बड़ा कोर्ट कोई अगर बस सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसी चीज़ के ऊपर दी, सुप्रीम या कोई बड़ा कोर्ट ने दे दिया, तो अब दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों को एक साथ मर्ज कर लेगा, छुटका भी उसी में ऐड हो जाएगा। यही डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है। ठीक है, डिसीजन जजमेंट में। एक हेंडरसन डॉक्ट्रिन क्या होता है, हेंडरसन डॉक्ट्रिन बहुत पहले आया होता है, उसका आमतौर पर मतलब ये है कि जैसे कि हो सकता है मेरे नाम पे 75 गो आदमी अलग अलग तरीके का केस कर दे, तो सबको अलग अलग ना हो करके एक जगह उसको मर्ज कर देगा, इसी को बोलते हैं हेंडरसन डॉक्ट्रिन। पे कमीशन क्या होता है, 8th पे कमीशन लाया गया, अब इसका कौन हेड बना है, चेयरमैन है, वो किसी को नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखिए, 7th पे कमीशन जो इंप्लीमेंट हुआ 2016 में, 2026 में से काम खत्म हो जाएगा 10 सालों में। 7th पे कमीशन कौन थे, जस्टिस अशोक कुमार माथुर। कौन थे, जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एक्सिक्यूटिव बॉडीज़ क्या कैग के बारे में कह रहा है। रिसेंटली एक सीनियर IAS ऑफिसर के संजय मूर्ति, ये कैग ऑफ इंडिया बने हैं नए, के संजय मूर्ति। कौन बने, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ये कैग बने। ठीक है, कैग क्या होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। आर्टिकल 148 के तहत सारी इसकी कहानियाँ हैं। प्रिटेंडर लगता है सैलरी सर्विस क्या होता है, रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं होता है। 149 में बताता है कि ड्यूटीज़ एंड पावर पार्लियामेंट बताएगा। 151 क्या होता है, ठीक है, 665 का इसका भी होता है।
और क्या है, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह रिमूव होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये 2 आर्टिकल के तहत होते हैं। एक होता है इनकम, याद करने का तरीका है इनकम और ईयरली रिपोर्ट, ये 2 चीज़ होता है। एक तो इनकम पे देखता है वो, ईयरली रिपोर्ट पे देखता है। तो 243I 243Y, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था, बाद में और भी चीज़ें। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 25वां बैठक हुआ उसमें, ये कहाँ है, ये 14वें में, एक 315 और 323 के तहत है। और 14A में क्या था, ट्रिब्यूनल, ध्यान है ना, ट्रिब्यूनल था 14A में। और इसमें 14 में क्या है, ये सर्विस कमीशंस के बारे में। 316 जो है वो बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट है ना, वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। और रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट। 662 का होता है, क्योंकि स्टेट है ना, यूपीएससी का होगा तो 662 हो सकता है, इसमें 662 ही होगा, जैसे हाई कोर्ट का सेम। प्रेसिडेंट सेम, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इन सेम मैनर, यूपीएससी की तरह ही इसको हटाया जाएगा, ऐसा कुछ है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इंक्वायरी करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, हम सब जानते हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, अभी हमने देखा था ना वो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, दाखिल या दरख्वास्त ऐसा कुछ था ना, ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल। अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2008 में एक आवाज़ वर्सेस अदर्स आरबीआई का एक केस था, उसमें 30% से अधिक क्रेडिट कार्ड के इशूज़ पे आप चार्ज नहीं ले सकते हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। क्यों हटाया पता नहीं। हालांकि ये जो NCDRC है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमेटी, ये 2 करोड़ से अधिक के ही कंप्लेन को लेता है। बस हो गया, इतना ही काम था। डेट्स ऑल फॉर नाउ।